दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। तो दोस्तों मैंने एनसीईआरटीज़ का जो सीरीज़ बनाने का सोचा है, तो हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले मैं क्लास 11 का जो एनसीईआरटीज़ है वो कंप्लीट करूँगा। 2 बुक है, आपको पता है। तो पहला जो बुक है फंडामेंट्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, वो मैं कंप्लीट करूँगा। उसके बाद जो दूसरा बुक है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, जो इंडिया से डील करता है, वो कंप्लीट करूँगा। उसके बाद दोस्तों क्लास 6 से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्राइमरीली जो मैं कंप्लीट करूँगा वो क्लास 11 12 एंड देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम 6 to 10। ओके। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 11 का जो एनसीईआरटी से ज्योग्राफी का उसका चैप्टर 3 को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों चैप्टर 3 से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, चैप्टर 1 2 को भी हम बाद में करेंगे। तो चैप्टर 3 से कंप्लीट स्टार्ट होगा। चैप्टर 3 से हम स्टार्ट करेंगे, बाद में 1 2 को भी हम कवर करेंगे। दोस्तों क्लास 11 का जो चैप्टर 3 है ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक 1 का, उसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इसमें दोस्तों जो भी टॉपिक आपके बुक में दिया गया है तो उनको हम कवर करेंगे हॉलिस्टिकली अच्छे तरीके से। और ये वीडियो आप एक रिवीजन के पर्पज़ से भी ले सकते हैं, क्योंकि बुक हर कोई पढ़ता है, बहुत सारे वीडियो से यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो एज रिवीजन के लिए आप इस वीडियो को ले सकते हैं, बट आपका जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर 3 है क्लास 11 जियोग्राफी बुक 1 फंडामेंट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें दोस्तों जो पहला टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारा अर्थ है, अर्थ के सरफेस में जो भी चीज़ है वो हमें पता चलता है कि अर्थ में क्या क्या है, सरफेस में क्या क्या है, नदी है, माउंटेन है, रिवर है, वैली है, सब हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों इंटीरियर के बारे में हमें पता नहीं चलता, क्योंकि इंटीरियर में कोई जा नहीं सकता ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई हीट। इसके लिए कोई जा नहीं सकता। लेकिन ऐसे कुछ कुछ सोर्सेस है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ इंटीरियर में क्या है, कैसा है, क्यों है। तो ये हमें पता चलता है। दोस्तों जो सोर्सेस है जो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताता है वो 2 टाइप का सोर्स है। सबसे पहला सोर्स है डायरेक्ट सोर्स और दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में दोस्तों क्या क्या आता है, सरफेस रॉक्स आता है, रॉक्स फ्रॉम माइनिंग आता है, दूसरा वोल्केनो इरप्शन आता है, तीसरा डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट आता है और इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट आता है। अब दोस्तों इनसे हमें कैसे पता चलता है अर्थ के इंटीरियर के बारे में। दोस्तों देखिए, जो रॉक्स है, जो हम सरफेस में रॉक्स देखते हैं, वो ऐसे बने नहीं है, वो लावा से बना है। लावा कहाँ से आता है? इंटीरियर से। ठीक है, जब लावा इंटीरियर से ड्यू टू वोल्केनो इरप्शन आता है अर्थ के सरफेस में, तब हमें रॉक के फॉर्म में वो दिखता है। तो जो रॉक है वो किससे बन रहा है? इंटीरियर से, लावा से। तो लावा कहाँ से आ रहा है? इंटीरियर से। वोल्केनो इरप्शन में जो लावा निकल के आता है वो कहाँ से आता है? इंटीरियर से। डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट कहाँ जा रहा है? इंटीरियर में। तो ये दोस्तों क्या होता है, सभी चीज़ें इंटीरियर से लिंक है। तो ये सब चीज़ों को जब लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है, जो रॉक है, जो लावा है, जो इंटीरियर से आता है, तो इससे हमें पता चलता है कि इंटीरियर के बारे में पता चलता है। तो आज तक जितने भी इंफॉर्मेशन इंटीरियर से हमें मिला है स्टडी करके, तो इन सब चीज़ों को स्टडी करके मिला है। इंटीरियर में कोई गया नहीं है, इंटीरियर में कोई भी जा नहीं सकता। तो इंटीरियर से जो भी सरफेस में चीज़ आता है उसको हम स्टडी करने के बाद हमें पता चला है कि हाँ इंटीरियर में ये चीज़ें हैं। तो ये दोस्तों हो गया डायरेक्ट सोर्स। हम दोस्तों इनडायरेक्ट सोर्सेज भी कुछ होता है। तो कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस में सबसे पहले आता है कि जो डायरेक्ट सोर्सेस है, जैसे कि आपका रॉक हो गया, वोल्केनो इरप्शन का जो लावा हो गया, इनको टेस्ट करके, लेबोरेटरी टेस्ट करके हमें जो पता चलता है, जो इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन एनालिसिस हम करते हैं, तो उससे हम कहते हैं डायरेक्ट सोर्स। तो पहला इनडायरेक्ट सोर्स क्या है? आपका जो स्टडी करना बाय द मटेरियल, जो मटेरियल हमें डायरेक्ट सोर्स से मिला है उसको स्टडी करना। दूसरा जो मेटेरॉइड्स है उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो उससे भी हमें पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें पता चलता है। उसके बाद दोस्तों ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक फील्ड, सिस्मिक एक्टिविटी, इनके द्वारा भी हमें जो डेंसिटी है अर्थ के इंटीरियर का, थिकनेस है अर्थ के इंटीरियर का, स्ट्रक्चर है, वो हमें पता चलता है। तो दोस्तों ये है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज। तो पहला टॉपिक आपको क्लियर हो गया। पहला टॉपिक क्या है कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें कैसे पता चलता है? सोर्सेज से। सोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, डायरेक्ट सोर्स, इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में क्या आता है? रॉक आता है, वोल्केनो इरप्शन आता है, और जो 2-3 प्रोजेक्ट आते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या क्या आता है? जो
डायरेक्ट सोर्सेस का ऑब्जर्वेशन से जो नॉलेज मिलता है, दूसरा मेटेरॉड्स, तीसरा ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फील्ड और सिस्मिक एक्टिविटी। तो ये दोस्तों हमने बात की, सबसे पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया है जो हमें सोर्सेज के बारे में बताता है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा टॉपिक आता है वो है आपका अर्थक्वेक। दोस्तों अर्थक्वेक आपके चैप्टर में दिया हुआ है। तो अर्थक्वेक क्या होता है, हम सब जानते हैं कि अर्थक्वेक को सिंपल भाषा में क्या कहते हैं, शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। जब अर्थ सरफेस का शेकिंग होता है तो उसे हम कहते हैं अर्थक्वेक। अब दोस्तों अर्थक्वेक को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स को यहाँ पे समझना पड़ेगा जो आपके बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले सिस्मिक वेव्स। दोस्तों सिस्मिक वेव्स क्या होता है। अब दोस्तों देखिए, अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक जो होता है वो अर्थ के इंटीरियर से ही जनरेट होता है। अर्थक्वेक जो होता है वो सरफेस में जनरेट नहीं होता, सरफेस में उसका रिजल्ट दिखाया जाता है। ठीक है, अर्थक्वेक जो जनरेट होता है वो इंटीरियर से ही होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो कहाँ होता है, सरफेस में। तो अर्थक्वेक जो जनरेट हो रहा है इंटीरियर में, उसका रीज़न क्या है, सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स के द्वारा ही अर्थक्वेक जनरेट होता है और उसका इफेक्ट हमें सरफेस में दिखाई देता है। तो सिस्मिक वेव्स क्या होता है, ये एक काइंड ऑफ एनर्जी होता है जो अर्थ के इंटीरियर में रिलीज़ होता है। ठीक है, और सिस्मिक वेव्स के द्वारा ही अर्थक्वेक आता है, इंटीरियर से जनरेट होता है, सरफेस में इसका इफेक्ट दिखने को मिलता है। अब दोस्तों क्या होता है, देखिए जो इसलिए क्या होता है कि अर्थक्वेक आता है, हम सब जानते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि जब अर्थ शेक करता है तो उसका भी कुछ पॉइंट होता है। तो हमने तो ये पढ़ लिया कि हाँ अर्थक्वेक इंटीरियर से जनरेट होता है, सिस्मिक वेव से जनरेट होता है, आता है। अब दोस्तों कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि सबसे पहले कुछ टर्म्स है अर्थक्वेक से जुड़ा, तो अब जो आपकी बुक में है, सबसे पहला है फोकस पॉइंट। अब दोस्तों फोकस पॉइंट क्या होता है, मैंने आपको पहले कहा है कि जो अर्थक्वेक है वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, इंटीरियर से जनरेट हो रहा है। तो जहाँ पे ये एनर्जी, जहाँ पे सिस्मिक एनर्जी या फिर एनर्जी रिलीज़ होता है, इन शॉर्ट जहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट होता है इंटीरियर का, वो पॉइंट को कहा जाता है फोकस पॉइंट। जिस पॉइंट में अर्थक्वेक जनरेट होता है उसे हम कहते हैं फोकस पॉइंट। और एपिसेंटर, नेक्स्ट जो टर्म है वो है एपिसेंटर। एपिसेंटर क्या है, एपिसेंटर वो पॉइंट होता है जो बिल्कुल फोकस पॉइंट के ऊपर होता है, सरफेस में। ठीक है, एपिसेंटर सरफेस का वो पॉइंट है जहाँ पर फर्स्ट अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया जाता है। ठीक है, तो अर्थक्वेक जहाँ पर जनरेट होता है उसको हम कहते हैं फोकस पॉइंट, और जहाँ पर वो मतलब जहाँ पर वो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है उसे हम कहते हैं एपिसेंटर। फोकस पॉइंट इंटीरियर में होता है, एपिसेंटर सरफेस में होता है, सरफेस का वो एरिया जहाँ पर पहले अर्थक्वेक आता है। ठीक है, सिंपल भाषा में। अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो सिस्मोग्राफ है वो क्या करता है, अर्थक्वेक का वेव को रिकॉर्ड करता है। अब दोस्तों हमने सिस्मिक वेव को भी समझ लिया कि हाँ ये एक तरीके का एनर्जी है जो अर्थ के इंटीरियर में रिलीज़ होता है, इसके लिए अर्थक्वेक आता है। फोकस पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट होता है। एपिसेंटर वो एरिया होता है सरफेस का जहाँ पर पहला अर्थक्वेक आता है। अब दोस्तों अर्थक्वेक आता क्यों है, क्योंकि वेव से आता है। अर्थक्वेक का जो वेव्स है वो क्या होता है, अर्थक्वेक को स्प्रेड करता है। ठीक है, तो अर्थक्वेक का जो वेव है वो दो तरीके का वेव्स होता है, एक होता है आपका बॉडी वेव्स, एक होता है आपका सरफेस वेव। दोस्तों सरफेस वेव क्या होता है, हम सबको पता है कि सरफेस वेव वो वेव है जो सरफेस में आता है। ठीक है, अब अर्थक्वेक जो है वो इंटीरियर से जनरेट हुआ, अब जब वो ऊपर आता है सरफेस में तो वो स्प्रेड होता है, तो उसका जो वेव है वो स्प्रेड होता है, तो उसे हम कहते हैं सरफेस वेव। अब दोस्तों सरफेस वेव तो हमने पढ़ लिया कि ठीक है अर्थक्वेक नीचे से आ रहा है, इंटीरियर से आ रहा है, ऊपर जाकर वो स्प्रेड हो रहा है, वो ठीक है। अब दोस्तों दूसरा जो टाइप है वो है बॉडी वेव। अब दोस्तों बॉडी वेव क्या होता है, हम सब जानते हैं बॉडी वेव कहाँ पे आता है, इनसाइड पे, इंटीरियर में आता है। तो जब अर्थक्वेक जनरेट होता है वो इमीडिएटली कुछ वेव्स को छोड़ता है, स्प्रेड करता है इंटीरियर में, तो उसे हम कहते हैं बॉडी वेव्स। अब दोस्तों बॉडी वेव जो है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, जो बॉडी वेव है वो दो तरीके का होता है, पी वेव एंड एस वेव। दोस्तों पी वेव का मतलब है प्राइमरी वेव्स, एस वेव का मतलब है सेकेंडरी वेव्स। आप इन दोनों को आप अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या होता है कि जब अर्थक्वेक जनरेट होता है, ठीक है, इंटीरियर में जनरेट होता है, तो वो दो तरीके का वेव क्रिएट करता है। पहला है पी वेव्स, दूसरा है एस वेव्स।
पी वेव्स का मतलब जो पी वेव्स होता है वो फास्टर होता है, वो फास्ट मूव करता है और ये फर्स्ट सरफेस में आता है। जो पी वेव्स है वो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैसियस तीनों फॉर्म में ट्रेवल कर सकता है। अब दोस्तों क्या होता है कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो हमें पता है कि 3 उसका लेयर होता है, क्रस्ट, कोर, मेंटल। अब इंटीरियर में तो गैसियस पोर्शन है ही नहीं, 2 ही पोर्शन है, लिक्विड एंड सॉलिड। मतलब जो पी वेव्स है वो पूरा इंटीरियर में स्प्रेड होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो है एस वेव्स। एस वेव क्या है? सेकेंडरी वेव्स। अब दोस्तों एस वेव जो एस वेव है वो क्या होता है? वो सिर्फ सॉलिड मटेरियल में ही ट्रेवल करता है, ठीक है। तो मतलब मैग्मा जो पोर्शन है उसमें जो एस वेव है वो ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो आपका जो पी वेव है, ठीक है, पी वेव जो है वो क्या होता है? वो क्रस्ट, कोर, मेंटल तीनों लेयर में वो ट्रेवल करता है। लेकिन जो एस वेव है वो मेंटल में ट्रेवल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेंटल में मैग्मा है, मैग्मा लिक्विड होता है, तो इसका जो कंडीशन है वो सिर्फ सॉलिड पोर्शन में ट्रेवल करता है। तो ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। उसके बाद तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इमर्जेंस ऑफ शेडो जोन। अब दोस्तों हमने तो ये तो पढ़ लिया कि हाँ अर्थक्वेक आता है, वेरियस वेव्स को वो क्रिएट करता है, सिस्मिक वेव्स के लिए ड्यू टू सिस्मिक वेव्स अर्थक्वेक आता है, तो वो ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन दोस्तों शेडो जोन भी एक पार्ट है अर्थक्वेक का। अब शेडो जोन क्या होता है? दोस्तों देखिए, सिस्मोग्राफ मैंने आपको पहले कहा है कि जो अर्थक्वेक का वेव है वो किस में रिकॉर्ड होता है? सिस्मोग्राफ में। लेकिन दोस्तों ऐसे वर्ल्ड में ऐसे कुछ एरिया है जहाँ पर सिस्मोग्राफ जो है वो अर्थक्वेक को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, अर्थक्वेक का जो वेव है उसको रिकॉर्ड कर नहीं सकता। तो उस एरिया को कहा जाता है शेडो जोन, ठीक है। तो उस एरिया को कहा जाता है आपका शेडो जोन। उसके बाद तो अगर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके बुक में वो है टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। दोस्तों अर्थक्वेक के कितने टाइप होते हैं? तो सबसे पहला टाइप है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक का मतलब होता है ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। जब टेक्टोनिक प्लेट मूव करते हैं ड्यू उसके लिए जो अर्थक्वेक आता है, शेकिंग होता है सरफेस का, तो उसे हम कहते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक। दूसरा जो टाइप है वो है वॉल्केनिक अर्थक्वेक। वॉल्केनिक अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? जब वॉल्केनो इरप्शन होता है तो उससे जो अर्थक्वेक आता है तो उसे हम कहते हैं वॉल्केनो अर्थक्वेक। उसके बाद तो जो तीसरा जो अर्थक्वेक है वो है आपका कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? ड्यू टू माइनिंग। जब माइनिंग होता है इंटीरियर में, तो माइनिंग का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज को बाहर निकालना। तो उससे क्या होता है, कभी कभी जो एरिया है, जो सॉइल का पोर्शन है वो डैमेज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। उसके बाद तो आता है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। तो इससे ये क्यों आता है कि ड्यू टू केमिकल न्यूक्लियर डिवाइसेस का जो एक्सप्लोजन होता है उससे आता है। रिजर्वर्स का रिड्यूस से भी अर्थक्वेक आ सकता है। दोस्तों ये कुछ टाइप्स के अर्थक्वेक है जो आपके बुक में दिया हुआ है। अब दोस्तों जो अर्थक्वेक का इम्पैक्ट अगर हम बात करें कि अर्थक्वेक का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो अर्थक्वेक का दोस्तों इफेक्ट या फिर इम्पैक्ट की हम बात करें तो अर्थक्वेक से बहुत सारी चीज़ें आ सकता है। सुनामी आ सकता है, फ्लड आ सकता है, फायर आ सकता है, ग्राउंड शेकिंग तो होता ही है, इसको तो अर्थक्वेक कहते ही है। लॉस ऑफ ग्राउंड सेटलमेंट्स, लैंडस्लाइड हो सकता है, ग्राउंड लर्चिंग हो सकता है, एवालेंचेस हो सकते हैं। तो इससे कुछ इफेक्ट्स है जो अर्थक्वेक से होता है। अब दोस्तों आपका बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर। तो दोस्तों हमने ये सब चीज़ें तो पढ़ लिया। अब दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो इंटीरियर है, हमारा जो अर्थ का जो इंटीरियर है उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो पहला स्ट्रक्चर क्या है? क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब क्या होता है? जो सॉलिड पोर्शन होता है, ठीक है। अब क्रस्ट जो है वो ओशियनिक क्रस्ट भी होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी होता है। दोस्तों जो ओशन होता है, ओशन के नीचे भी ज़मीन होता है, तो उसे हम कहते हैं ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंट जो हम जहाँ पर खड़े हैं, जो लैंड मास है, उसे हम कहते हैं ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद तो जो लेयर आता है वो है मेंटल। मेंटल क्या होता है? मेंटल वो एरिया है जो लिक्विड मैग्मा से फिल है। एस्थेनोस्फीयर वो अपर पोर्शन ऑफ मेंटल होता है जो लिक्विड होता है। उसके बाद दूसरा आता है कोर। कोर जो होता है वो सॉलिड पोर्शन होता है, जो आपका लास्ट जो लेयर होता है उसे हम कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वोल्केनो। अब दोस्तों वोल्केनो के हम सब जानते हैं कि वोल्केनो का मतलब क्या होता है?
आपने देखा ही होगा कि जब जब मैग्मा इरप्ट होता है, लावा बनता है, तो वो जो इरप्शन होता है उसे हम कहते हैं वोल्केनो। अब वोल्केनो कहाँ से आ रहा है? इंटीरियर से आ रहा है। ठीक है, वोल्केनो कहाँ से आ रहा है? इंटीरियर से आ रहा है। दोस्तों जो वोल्केनो है वो हम सब जानते हैं कि जो क्या होता है, मैग्मा ही होता है। तो इसके अगर हम टाइप की बात करते हैं, एक होता है आपका शील्ड वोल्केनोस जो लार्जेस्ट होता है, और ये बसल्ट जो एक टाइप के लावा होता है उससे बनता है, और ये लेस एक्सप्लोसिव होता है। ये उतना एक्सप्लोसिव नहीं होता, ये लेस एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा टाइप है वो है आपका कंपोसाइट वोल्केनो। कंपोसाइट वोल्केनो जो है वो कूलर होता है, मतलब वो इरप्शन। तो दिस वोल्केनोस आर कैरेक्टरिस्टिक बाई इरप्शन ऑफ कूलर मोर विगस लावा। ठीक है, यहाँ पे देन बसल्ट। तो ये जो लावा है ये कूलर है एज कम्पेयर टू बसल्ट। ठीक है, और ये एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, क्योंकि लावा जो है, जो इसका जो मटेरियल है वो थिक है, इसका जो मटेरियल है वो लिक्विड है, तो बहुत फैलता है। जब ये इरप्ट होता है तो बहुत दूर तक ये स्प्रेड होता है, तो इसलिए ये बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है। उसके बाद तो तीसरा जो टाइप है वो है कॉल्डेरा। कॉल्डेरा जो होता है वो मोस्ट एक्सप्लोसिव होता है, मतलब इतना वो बस्ट होता है जब वो इरप्शन होता है। ठीक है, और ये उतना कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनाता। उसके बाद आता है आपका फ्लड बसल्ट प्रोविंसेस। ये भी एक टाइप का वोल्केनो होता है। तो ये हाईली लिक्विड होता है। जैसे कि आपको पता चलता है कि नाम जो है, जो फ्लड बसल्ट प्रोविंसेस का मतलब ये होता है कि जब लावा बास्ट होता है तो वो फ्लड कर देता है, मतलब इतना लिक्विड होता है, इतना वो स्प्रेड होता है, थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैल सकता है। एग्जाम्पल डेक्कन ट्रैप ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद आता है मिड ओशनिक रिच वोल्केनोस। अब दोस्तों वोल्केनो सिर्फ मतलब जो वोल्केनो है वो सिर्फ लैंडमास में आता है ऐसी बात नहीं है, सिर्फ कॉन्टिनेंट में आता है ऐसी बात नहीं है, वो ओशन में भी आता है। ओशन के इंटीरियर में जो ओशन का जो पार्ट है उसमें भी आता है। तो जब ओशन में वोल्केनो इरप्शन होता है तो ओशन के नीचे में वेरियस लैंडफॉर्म को क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे कि रिजेस हो गया। तो रिजेस क्या है? एक लाइन होता है, एक काइंड ऑफ लाइन की तरह होता है, जो एक लैंडफॉर्म होता है जो इंटीरियर में होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा का बात करें कि वोल्केनो से किस तरीके का लैंडफॉर्म बन सकता है, तो दो तरीके का लैंडफॉर्म बनता है। एक होता है इंट्रूसिव फ्रॉम। इंट्रूसिव फ्रॉम वो लैंडफॉर्म होता है जो अर्थ के इंटीरियर में ही बनता है। अब दोस्तों जब लावा इरप्ट होता है, जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो कुछ बहुत लावा बाहर आता है, लेकिन कुछ लावा इंटीरियर में ही रह जाता है, तो उससे भी बहुत सारे इंट्रूसिव फॉर्म बनते हैं। जैसे कि आपका वोल्केनिक रॉक्स हो गया, ठीक है, प्लूटोनिक रॉक्स हो गया, ये सब चीज़ें। उसके बाद आपका जो लावा कूल होता है धीरे धीरे, तो उसके बाद भी वो वेरियस लैंडफॉर्म को क्रिएट करता है। उसके बाद तो जो दूसरा लैंडफॉर्म बनता, सेकंड टाइप ऑफ लैंडफॉर्म बनता है ड्यू टू वोल्केनो, वो है एक्सट्रूसिव फ्रॉम, और वो ये सरफेस में होता है। अब दोस्तों इंट्रूसिव फ्रॉम की अगर हम बात करें तो अगर हम कुछ इंट्रूसिव लैंडफॉर्म की बात करें जो वोल्केनो से बनता है, तो आपका सबसे पहला आता है वेथोलिक्स। वेथोलिक्स दोस्तों आपके बुक में है तो आप देख सकते हैं। तो ये एक लार्ज बॉडी ऑफ मोल्टेन मैग्मा होता है जो ये जब ये कूल होता है, ठंडा होता है डीपर क्रस्ट में नीचे, तो ये एक लार्ज डोम का एक फॉर्म लेता है, तो उसे हम कहते हैं वेथोलिक्स। दूसरा है लेकोलिथ्स। लेकोलिथ्स क्या होता है? ये लार्ज डोम शेप बॉडीज हैविंग लेवल बेस एंड कनेक्टेड विथ पैथोलिक्स थ्रू वेंट बाय वेंट मैग्मा फ्लोज अपवर्ड एंड मेक लेथोलिक्स। दोस्तों जो पैथोलिक होता है उसके नीचे ही होता है लेथोलिक्स। ठीक है, ये इंटीरियर में बनता है। उसके बाद आता है लेपोलिथ्स। लेपोलिथ्स क्या होता है? लेपोलिथ जब मैग्मा कूल हो जाता है तो वो हॉरिजेंटली मूव करता है नीचे। मैग्मा इरप्ट हुआ इंटीरियर में, और ये सब जो लैंडफॉर्म है वो इंटीरियर में ही बन रहा है, क्योंकि इसका इंट्रूसिव लैंडफॉर्म लिखा हुआ है ना, इंट्रूसिव मतलब नीचे ही बन रहा है। तो लेपोलिस का मतलब क्या होता है? जब नीचे मैग्मा इरप्ट होता है तो वो हॉरिजेंटली मूव करता है। तो हॉरिजेंटली जब मूव करता है एक टाइप का विक प्लेन एरिया बनाता है। ठीक है, मतलब विक प्लेन से वो ऊपर से हॉरिजेंटली मूव करता है। तो इरप्ट हुआ, फिर हॉरिजेंटली मूव किया जहाँ पर उसको जगह मिला, तो वो जो एक स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं लेपोलिथ। उसके बाद आता है आपका पैथोलिक। पैथोलिक का मतलब क्या होता है? ये एक मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक होता है, वह भी मास ऑफ इंट्रूसिव रॉक होता है जो
सिंक्लाइन के बिलो में और टॉप ऑफ एंटीक्लाइन पाया जाता है नीचे, ठीक है। उसके बाद सर नेक्स्ट जो लैंडफॉर्म है आपका सिल्स और शीट, तो ये हॉरिजेंटली बॉडीज और आपको मतलब ये भी एक टाइप का लैंडफॉर्म होता है। उसके बाद लास्ट में आता है डाइक्स। दोस्तों डाइक्स क्या होता है, जब लावा इरप्ट होता है इनसाइड में तो चैम्बर में जब लावा इरप्ट होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, सॉलिडिफाइड होता है परपेंडिकुलर इन द क्रिस्टल ग्राउंड एंड मेक ए वॉल लाइक स्ट्रक्चर, जो जिसे हम कहते हैं डाइक्स। तो नीचे जब मैग्मा इरप्ट होता है तो इरप्ट होने के बाद वो एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ऐसे खड़ा नीचे, तो इसे हम कहते हैं डाइक्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो अदर कुछ ही इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये सब है। दोस्तों आज चैप्टर 3 हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। तो ये दोस्तों एक रिवीजन वीडियो है, तो आप रिवीजन की तरह ही इस वीडियो को ले सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो चैप्टर 3 से जो डाउट है वो आप क्लियर हुआ होगा और ये एक हेल्पफुल वीडियो बना होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतने, गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।